नमस्कार दोस्तों। भारतीय दार्शनिक मंच के चिंतन और संवाद कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक विषय, क्या बंगाल में राजनीतिक संकट आ सकता है, इस पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस पर हम चिंतन करेंगे, संवाद करेंगे। अब अभी बंगाल में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं और तृणमूल कांग्रेस 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आई है। ऐसे में ये प्रश्न उठाना कि वहां राजनीतिक संकट आ सकता है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो आखिर में हम ये प्रश्न उठा क्यों रहे हैं? दरअसल बात यह है कि वर्तमान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्री सुश्री ममता बनर्जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो इस विधानसभा में अपनी सीट हार गई थी, अर्थात वर्तमान समय में वो विधायक नहीं है और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के अंतर्गत विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता अनिवार्य होती है। तो समस्या ये है कि अभी पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। तो भाई बात यह है कि कोई भी विधायक, जो कि भारतीय राजनीति में अक्सर होता रहता है, इस्तीफा दे देता है और मुख्यमंत्री जो है उसी सीट से चुनाव लड़ लेता है और वो जीत जाता है, विधायक बन जाता है और समस्या नहीं आती है। किंतु समस्या इसलिए आ रही है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि अभी उसे बाईपोल करवाने का कोई इरादा नहीं है। कोरोना के कारण वो बाईपोल करवाने नहीं जा रही। अब ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल सरकार की कैबिनेट ने विगत सोमवार को एक फैसला लिया कि वो जल्दी से जल्दी पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का निर्माण करेगी। अब विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है? कलकत्ता में विधान परिषद का जो निर्माण होने जा रहा है, क्या उसका कारण केवल राजनीतिक है या ये जो तत्कालीन संकट नजर आ रहा है यही है या कुछ अन्य है? इस सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए और साथ ही साथ यदि विधान परिषद बंगाल में नहीं बन पाई और बंगाल में बाईपोल नहीं हुई तो किस प्रकार की राजनीतिक संकट पश्चिम बंगाल में खड़ा हो सकता है? क्या ममता बनर्जी को किसी और को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा या क्या होगा? इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं मनीष तिवारी जी। मनीष तिवारी जी इस समय अदिति महाविद्यालय, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का है, अंतर्गत है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं। मनीष तिवारी जी, मैं आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है चिंतन और संवाद, तो आज हम लोग एक काल्पनिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संकट आ सकता है। इस पर चर्चा करते हैं। मनीष जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, मैं इस पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो जिसको आप लोग विधान परिषद बोल रहे हैं, विधान परिषद हिंदी में कहते हैं इसे, तो इसका पृष्ठभूमि जानना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसको हिस्ट्री में ले जाके आपको अच्छे समझाता हूँ, तब बंगाल की चीजें समझ में आएंगी। 1935 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वहां से हम लोग 2 सदन की प्रणाली आई थी, मतलब बाइकैमरल था। बाइकैमरल मतलब 2 तरह का लेजिस्लेचर होता है, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस। लोअर हाउस आपको लेजिस्लेटिव असेंबली करते हैं, जहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मोटा मोटी राज्यसभा की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो क्रिएट की जा रही है। तो 1935 से एक्ट से राज्यों में आया, जो 6 राज्यों में आया था। उसके बाद कई राज्यों में बनाने की बात हुई, कई में बिगाड़ने की बात हुई, लेकिन हम लोग को एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई थी राज्यसभा
लेजिस्लेटिव काउंसिल की 2013 की स्टैंडिंग कमेटी जो है भारतीय संसद की, जिसके शांताराम राय चेयरमैन थे, तो उन्होंने डिटेल इसके लिए कहा था ये कैसे बनता। असल में 169 जो अपना आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट होता है या बनता है। लेकिन इसमें जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स शुरुआत में ये सोचे थे कि हम लोग की लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम थी, तो लिटरेसी रेट कम होने से क्या हो रहा था कि एक ऐसा सदन चाहिए था खासकर राज्यों के स्तर पे जो उसे दिशा निर्देश और अच्छा दे सके, तो उसका कंपोजिशन उसी प्रकार से रखा गया था। कंपोजिशन में थोड़ा बता दूं कि जो 1/1 जो उसका इलेक्ट होते हैं विधान परिषद में भी, वो एमएलए करता है। 1/3 वहाँ लोकल बॉडीज से होता है, लोकल बॉडीज मतलब अर्बन वाली शहरी निकाय जिसे आप कहते हैं, और 1/12 जो होता है वो ग्रेजुएट होते हैं, मतलब जो ग्रेजुएट हो चुके हैं। ये आपको अभी हंसी लग रहा होगा क्योंकि अब ग्रेजुएट की संख्या बहुत ज्यादा है, पीएचडी के लोगों की संख्या ज्यादा है। और 1/12 जो उनका होता है वो टीचर कम्युनिटी से इलेक्ट करता है, और 1/6 जो होता है गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो इस सारे कंपोजिशन, एक तो ये पूरा कंपोजिशन आज की डेट में फॉल्टी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसको डिलेइंग हाउस भी कहा जाता है। ये आपको बस डिले करता है बिल्स को, सेकंड क्लास सिटीजन जैसे होता है, सेकंड क्लास लेजिस्लेचर बन के रह गया। क्यों? जो भी आपके बूढ़े हैं जिनको कुछ पद नहीं मिल रहा, उनको लाने का एक तरीका बन गया है, क्योंकि राज्यसभा जितना इसकी पावर नहीं है, सिमिलर पावर राज्यसभा की से तुलना करें नहीं, क्योंकि 4 महीने तक ये बिल रोक सकता है। तो ओवरऑल कंपोजिशन ये है, और ये स्टैंडिंग कमेटी ने और दूसरी प्रशासनिक सुधार आयोग भी बना था जो भारत सरकार ने बनाया, तो उसने कहा था कि इसके कंपोजिशन को चेंज कीजिए, और इसमें क्या कीजिए कि जो लोकल बॉडी है, पंचायत और प्लस अर्बन, दोनों का प्रतिनिधित्व कीजिए, ये लोग इलेक्ट करें एमएलसी को बड़े मनीष पैमाने जी, पर। कुछ हाँ, तो ये मैं ओवरऑल कंपोजिशन आपको बताना चाह रहा था, और इसमें था। तो मनीष जी, तो विधान परिषद में जो है स्थानीय निकायों में जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, उनको लोगों को चुनकर भेजने का अधिकार नहीं होता है। नहीं, सिर्फ अर्बन शहरी। ओके मनीष अभी जी, 1/3 आप 1/3 होता है। देखिए पूरा जितना स्ट्रेंथ होगा, अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं आप, तो मैं 100 है तो 100 निकाल लीजिए 1/3, ठीक तो उसका है। ठीक है मनीष जी। मनीष जी, हमारा दूसरा प्रश्न है कि विधान पर अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो उसको बनाने की प्रक्रिया क्या है? जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल हाँ, में मैं उसकी विधान परिषद नहीं जी है, जी और पश्चिम बंगाल सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला लिया है कि वहां हाँ पर हाँ, विधान परिषद का निर्माण किया जाए। इसकी प्रक्रिया क्या है? मैं इसकी प्रक्रिया बताता हूँ आपको। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 168, ऐसा मैं दर्शकों को बता दूं कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन से दोनों जगह गवर्न होता है हमारे यहाँ, थोड़ा यूएस से डिफरेंट है इस मामले में। खैर, 168 जो आर्टिकल है, जो उसने कहा था वो लेजिस्लेचर का कंपोजिशन बताता है। तो कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली है, कुछ जगह दोनों सदन है, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह अपर हाउस हो ही, मतलब भारतीय संविधान के हिसाब से। तो 169 आर्टिकल जो कहता है कि क्रिएट करना लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये इस प्रकार से होता है कि 2/3 बहुमत से वो विधानसभा जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जो एमएलए कहते हैं, वो भेजेगी भारत सरकार को। भारत सरकार उस पर एक बिल बनाएगी। बिल कैसे बनाएगी? नॉर्मल लेजिस्लेशन होगा, जैसे ऑर्डिनरी बिल पास होता है, दोनों सदनों से पार करके, और फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजेगी। राष्ट्रपति संस्तुति मिलने के बाद वो क्रिएट हो सकती है। ये उसकी पूरी प्रक्रिया है। तो मनीष जी, क्या संसद विधानसभा द्वारा पारित जो प्रस्ताव है उसको खारिज भी कर सकती है? हाँ, नहीं भी बना सकती है ये, क्योंकि अच्छा, आप किसी किसी अच्छा, और लेजिस्लेचर को डायरेक्ट तो नहीं कर सकते ना कि ये बनाइए वो मत बनाइए। जिस अच्छा। तरह मैं एक थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, जिस तरह जम्मू कश्मीर को अभी भारत सरकार ने यूनियन टेरिटरी बनाया है, तो वो भारतीय संसद का डिसीजन था ना, आर्टिकल 3 के तहत। ना, बिल्कुल सही, बहुत बहुत सही मनीष जी। मनीष जी, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक राजनीतिक प्रश्न है जो कि पूछिए। आपके अध्ययन का प्रमुख विषय भी रहा है हम्म। कि पश्चिम बंगाल में यदि हम्म पश्चिम बंगाल की विधानसभा इसको पारित कर भेजती है और केंद्र सरकार किसी भी कारण से विधान परिषद को नहीं पारित करती है अभी 6 महीने के अंदर, तो हम्म
ममता, और जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि वो हाल ही में इस कोरोना महामारी के कारण बाई इलेक्शन नहीं करवाने जा रही। तो ऐसे में ममता बनर्जी और उनके वित्त मंत्री, जो कि ये दोनों विधायक नहीं, तो हाँ हाँ, लेकिन ये ममता बनर्जी वो चुनाव हार गई थी नंदीग्राम से, जी, जहां तक मुझे याद आ रहा और उनके वित्त मंत्री ने चुनाव लड़ा नहीं था। है। तो ओ ऐसी स्थिति में जो है, मंत्री की बात तो चलिए ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री के हाँ, लिए क्या होगा? क्योंकि नहीं 6 महीने के अंदर उनको व्यवस्थापिका का सदस्य बनना अनिवार्य है। एक जी व्यवस्थापिका का जी चुनाव वो हार चुकी हैं, दूसरी व्यवस्थापिका जिसको स्थापित करने की कोशिश कर रही है, ये बिल्कुल परिकल्पनात्मक प्रश्न है, लेकिन यदि उसको संसद ने नहीं पारित किया तो एक राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री तो नहीं रह सकती हैं। तो ऐसे में जी जी जी। कौन कौन से राजनीतिक विकल्प बचते हैं, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। हाँ देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 164, आपको जो आर्टिकल है वो कहता है कि प्रोविजंस देता है मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर के लिए। तो वो मिनिस्टर के लिए कहता है, उसको चीफ मिनिस्टर भी समझा जाता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर एक ही होता है, कैबिनेट रैंक। आपको याद होगा कि वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म में हम लोग फर्स्ट एमॉन्ग इक्वल्स की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो वो 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स, नहीं 6 महीने लगातार वो मिनिस्टर बन सकता रहता है, और उसकी उसी बीच में उसे कहीं से सदस्यता लेनी होती है, दोनों हाउस, या तो एमएलसी से ले ले या एमएलए। जैसे आपको नीतीश कुमार मालूम है कि एमएलए नहीं है, एमएलसी है। हम्म। तो मैं उदाहरण की ओर समझाने की कोशिश कर रहा था। तो इसमें ये हो सकता है कि अब ये इनोवेशन होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है। तो या तो आप बता रहे हैं इसे चुनाव अभी कराने नहीं जा रही है, और दूसरा आपने कहा कि भारतीय संसद ना पास करे, क्योंकि अभी जिस प्रकार से टकराव है केंद्र सरकार और वहां में। तो यहाँ पर माननीय जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, वो चाहें तो एक दिन इस्तीफा दे देंगी और किसी और को मुख्यमंत्री का शपथ दिला देंगी, और फिर उसके बाद वो फिर 6 महीने रह सकती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से संवैधानिक रूप से, संवैधानिक नैतिकता ये कहने को तो नहीं कर सकती है, लेकिन आप अगर नियम के हिसाब से, प्रोसीजरल जिसे आप कहते हैं, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के हिसाब से तो ये किया जा सकता है। अच्छा अच्छा, तो मनीष जी आप ये कह रहे हैं कि इस बात की हम्म, संभावना है कि अगर ऐसी हम्म, कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में हम्म, ममता बनर्जी 6 महीने पूरा होने पर अपने पद से हम्म, इस्तीफा दे देंगी और किसी और को हम्म, मुख्यमंत्री बना सकती हैं, और जो जी। अन्य व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है वह इस्तीफा देकर दोबारा फिर से, चूंकि समय बीत जाएगा और हम्म, नई मुख्यमंत्री बनेगी तो उनके पास फिर 6 महीने का टाइम हो जाएगा। हाँ 6 महीने, क्योंकि इसमें कोई रोक, इसमें ये नहीं कर सकता कि जो पुराना बन सकता फिर बन सकता, ऐसा कुछ कह नहीं रहा है। मैं हाँ, स्पष्ट आपको कोट कर रहा तो, हूँ तो, 164 तो का कुल क्लॉज 4। तो कुल मिला जुला के ये कहा जाए कि ऐसे में ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री बना रहना लगभग तय है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, एक दिन वाली जो गैप हो सकता है। चलिए चलिए, मनीष जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक हम आशंका प्रकट कर रहे थे कि वहां एक राजनीतिक संकट आ सकता है, तो राजनीति में लेकिन मैं उसका एक बात, समाधान है और इस तरीके की चीजें हो एक सकती बात हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ कि मैं आप राजनीति की बात कर, लेकिन इंस्टीट्यूशन का होना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने कहा कि विधान परिषद होना चाहिए, तो जैसे स्टैंडिंग कमेटी ने भी कहा कि परमानेंट ये बना दिया जाए, कोई सरकार चाहे हटाए ना। जैसे तमिलनाडु में ऐसा हो चुका, उसने एक बार बनाया, एक बार तमिलनाडु ने हटाया, ऐसा नहीं हो, इसको परमानेंट अपर हाउस राज्यसभा की तरह किया जाए, और जैसा मैंने और डिटेल बताया, संविधान संशोधन करके इसको परमानेंट, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का बहुत महत्व होता है लोकतंत्र। ओके, तो मनीष जी आपका ये मानना है कि द्विसदनीय व्यवस्था भारत की जितने भी राज्य हैं उनकी सारी हम्म, सभी राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था कंपलसरी रूप से, अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कुछ सुधार के साथ, मतलब जैसे मैंने बिल्कुल। जो सुधार हाँ बताया, बिल्कुल। अब मनीष टीचर्स, जी, और आपको खुद ही लग रहा होगा कि जरूरत नहीं है अब उस टाइप की चीजें की, कि कोई ग्रेजुएट चुने या टीचर चुने, तो बहुत उचित नहीं लग रहा है अब वो व्यवस्था। ठीक है मनीष जी, आपने इस ज्वलंत मुद्दे पर हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।